हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अजय बायो क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12th में हैं और आपको बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का पेपर देना है तो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे महत्वपूर्ण जो है चित्र यानी कि फिगर्स यानी कि डायग्राम अपने बायोलॉजी से बताने वाले हैं, ड्रा करने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा जो है पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि वे 10 ऐसे महत्वपूर्ण जो है फिगर्स यानी कि डायग्राम कौन कौन से हैं जो लगातार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस वर्ष 2026 में भी पूछे जाएंगे, जिससे आप अच्छा मार्क प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, देखेंगे पहला डायग्राम आपका मिलता है पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है। आपको करना क्या है, सिंपल देखेंगे। चलिए भैया, पहले पुष्प की संरचना में पुष्प में जो है सबसे पहले फीमेल सेक्स ऑर्गन्स यानी कि मादा जनन तंत्र को इस तरह से ड्रा करेंगे। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है ना, चलिए इस तरह से थोड़ा सा इसको, चलिए भैया इस तरह से फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का डायग्राम ऐसे ड्रा कर लेंगे इस तरह से। अब उसके बाद आपको इसमें करना क्या है भाई, कुछ इसको ऐसे कर देंगे। अब इसमें मेल सेक्स ऑर्गन्स को लेंगे। चलिए भाई, मेल सेक्स ऑर्गन्स बनाएंगे तो कुछ इस तरह से, ऐसे कर देते हैं। और इधर भी इस तरह से इसको ड्रा करेंगे। अब इसके बाद बात आती है दलपुंज की। तो दलपुंज में भाई क्या होता है, आकर्षक होता है, अट्रैक्टिव होता है। तो इसको कुछ इस तरह से ऐसे ड्रा कर देते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। और इधर भी इस तरह से। फिर जो है इसका वाह्यदल का डायग्राम इस तरह से, वाह्यदल कह सकते हैं या फिर वाह्यदल पुंज कह सकते हैं। इस तरह से इसको ऐसे ड्रा कर देंगे। चलिए इतनी चीज आगे देखेंगे। इसमें इसका ओव्यूल यानी कि बीजांड, ओव्यूल को दिखा देंगे। इस तरह से। अब सबका नामकरण कर देते हैं, सबको नेमनेट कर देंगे। चलिए भाई, ये क्या है देखेंगे। तो वर्तिकाग्र होती है, वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा हो गई। फिर देखेंगे, चलिए भाई ये क्या होगी, वर्तिका यानी कि स्टाइल, इस तरह से। और देखेंगे तो यह भाग जो है अंडाशय यानी कि ओवरी, अंडाशय यानी कि ओवरी, इस तरह से मिल जाता है। तो ये तीनों पार्ट हो गए पुष्प के मादा जननांग, जिसे आप स्त्री केसर कहते हैं, स्त्री केसर, या फिर इसी को जायांग यानी कि गायनेसियम भी कहा जाता है। इसी को जायांग यानी कि गायनेसियम, भी कहा जाता है, इस तरह से। फिर आगे देखेंगे उसके नर जननांग में इसकी बात करेंगे तो पराग कोश है, पराग कोश ये हो गया। और इसको देखेंगे तो है पुतंतु। भाई पराग कोश को बोलेंगे पालन सैक,
पॉलन सैक। ये हो गया पुतंतु, पुतंतु यानी कि फिलामेंट, ये हो गया फिलामेंट। ठीक, तो ये पुष्प के नर जननांग। अब पुष्प के नर जननांग को क्या लिखते हैं, क्या बोलेंगे, पुंधानी, पुंधानी कह लीजिए इस तरह से, या फिर पुंकेसर भी कहा जाता है, पुंकेसर, पुंधानी या पुंकेसर भी कहा जाता है। इसको एंड्रोसियम कहते हैं, एंड्रोसियम, इस तरह से। तो ये पुष्प के मादा जननांग और पुष्प के नर जननांग। और इसी पुष्प के मादा जननांग में यह संरचना बीजांड की होती है, बीजांड, जिसे ओव्यूल कहते हैं। इस तरह से ये ओव्यूल है। आगे देखेंगे तो क्या मिलता है, ये पुष्प का जो है दल पुंज अथवा दल, ये जो है दल अथवा इसको जो है दल पुंज भी कहा जाता है, दल अथवा दल पुंज, इस तरह से हो जाएगा। और ये जो होता है वाह्य दल, वाह्य दल या वाह्य दल पुंज होता है, वाह्य दल पुंज, इस तरह से। और देखेंगे तो ये क्या होता है, पुष्पवृंत, पुष्पवृंत मिल जाता है, इस तरह से मिल जाता है। ठीक, तो ये होगी पुष्प की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। इस तरह से। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, ये बोर्ड एग्जाम क्लास 12th में हर वर्ष पूछा जाने वाला डायग्राम होता है। आपसे बहुत पूछा जाता है कि पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। तो पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन जो करने के लिए पूछा जाएगा, तो भाई सचित्र वर्णन करना है तो चित्र आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा, ड्रा करना पड़ेगा। और वर्णन की बात आई तो इसके नामकरण को करके, यानी कि इसका सब पूरा, इसके प्रत्येक पार्ट का नाम लिखेंगे और एक एक को हेडिंग बना करके अपने जो है कॉपी में, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख देना है। तो इस तरह से आपको जो है जब भी ये पूछा जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्नों में अथवा विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में पूछा जाता है, तो इस तरह से डायग्राम ड्रा करके आप इसका जो है नेम नेट कर देंगे, यानी कि नामकरण कर देंगे और मेन हेडिंग को बना करके थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आपको लिख देना होता है। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम की तरफ, जो आपके बोर्ड एग्जाम बायोलॉजी में बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई, हो गया। चलिए अगला संरचना आपका मिलता है बीजांड की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो देखेंगे बीजांड की संरचना को कुछ इस तरह से ड्रा करते हैं। तो मुख्य रूप से पहले जो है ये भ्रूणपोष बनाएंगे, ये क्या होता है, भ्रूणपोष। अब इसके बाद यहां पर ये बीजांड काय मिल जाता है, कुछ इस तरह से बीजांड काय, ये बीजांड काय हो जाता है। और पूरे बीजांड की सुरक्षा के लिए इस पर अध्यावरण मिलते हैं, जो अंतःअध्ययन और बाह्य अध्ययन के रूप में होते हैं। अंतःअध्ययन तथा बाह्य, या इसका अंतःअध्ययन हो जाता है, कुछ इस तरह से इसको ड्रा करते हैं। ठीक, ये हो जाएगा अंतःअध्ययन। और दूसरा बाहर की तरफ इसका बाह्य अध्ययन मिल जाता है, इस तरह से इसका बाह्य अध्ययन मिल जाएगा। इसको इस तरह से ड्रा कर लेंगे। अब थोड़ा सा इसको, हाँ, इसका भी अंतःअध्ययन दिखाएंगे, सॉरी बाह्य अध्ययन, तो इस तरह से इसको ड्रा कर देते हैं, ऐसे मिल जाता है। इसको थोड़ा सा नेमनेट करेंगे, यानी कि इसका नामकरण करेंगे। तो यह क्या मिला आपको, ये आपका जो है भ्रूणपोष होता है,
सॉरी भ्रूण कोश है ना, ये भ्रूण कोश है, ये भ्रूण कोश मिल जाता है। और उसके बाद देखेंगे तो ये बीजांडकाय है, बीजांडकाय, ये मिल जाता है बीजांडकाय इस तरह से। और यह देखेंगे तो यह जो है अंतःअध्यवड़ है और यह बाह्य अध्यवड़, तो एक मिल जाता है अंतःअध्यवड़ और दूसरा बाह्य अध्यवड़, तो दोनों क्या होंगे भाई, इनको अध्यवड़ कहेंगे। अध्यवड़ जो पूरे बीजांड को सुरक्षा प्रदान कराता है। तो अध्यवड़ का खाली स्थान जो बीजांड को सुरक्षा नहीं प्रदान करता, अर्थात बीजांड की सुरक्षा में भाग नहीं लेता है, इसको जो है निभाग कहते हैं। जो बीजांड की सुरक्षा में भाग नहीं लेता है निभाग कहलाता है। इस तरह से निभाग मिल जाता है। क्लियर हो गया। और अध्यवड़ का यानी कि निभाग के सामने की तरफ, यानी कि अध्यवड़ या और बीजांड का खाली स्थान, अध्यवड़ और बीजांड का खाली स्थान मुख्य रूप से बीजांड द्वार कहलाता है। ये हो जाता है बीजांड द्वार, इस तरह से बीजांड द्वार कहलाता है। ये हो गया। उसके बाद यही अध्यवड़ जो है अथवा बाह्य अध्यवड़ आगे चल करके एक डंठल नुमा संरचना बनाता है जिसे बीजांड वृंत कहा जाता है, बीजांड वृंत कहा जाता है। ये होता है बीजांड वृंत। और इसी बीजांड वृंत से क्या होता है, इसी बीजांड वृंत से मुख्य रूप से देखेंगे तो एक अतिरिक्त संरचना दिखाई देती है जो क्या करती है, अध्यवड़ से आगे की तरफ बढ़ती है, जो मुख्य रूप से नाभिका यानी कि हाइलम कहलाती है। ये जो है नाभिका यानी कि हाइलम कहलाती है। ये निभाग की तरफ बढ़ती है अथवा अध्यवड़ की तरफ बढ़ती है। तो बीजांड वृंत से निकलने वाली संरचना जो अध्यवड़ की तरफ बढ़ती है, ये जो मुख्य रूप से हाइलम यानी कि नाभिका कहलाती है। क्या कहलाएगी भैया, नाभिका। चलिए ये जो है क्या कहलाती है, नाभिका कहलाती है। इस तरह से इतनी संरचना मिल जाती है। और अब इसी में क्या मिलता है, ये जो बीजांड यानी कि जो भ्रूणकोश है, इस बीजांड में कुल जो है 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। तो 7 कोशिका और 8 केंद्रक में बीजांड द्वार की तरफ जो है इसकी 3 कोशिकाएं मिल जाती हैं। इसको कुछ इस तरह से दिखाएंगे। इसमें 3 कोशिका ऐसे मिलती हैं जो मुख्य रूप से क्या होती हैं, बीजांड द्वार की तरफ होती हैं। ये 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की तरफ होती हैं। और बीजांड द्वार की तरफ पाई जाने वाली ये तीनों कोशिकाएं जो होती हैं ये सहायक कोशिका कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी, सहायक कोशिका कहलाती है। ये है सहायक कोशिका कहलाती है। इस तरह से सहायक कोशिका मिल जाती है। और सहायक कोशिका के ठीक ऊपर 3 कोशिकाएं इस तरह से पाई जाती हैं, जिसमें 2 कोशिकाएं ऊपर की तरफ ये होती हैं प्रतिमुख कोशिकाएं, प्रतिमुख कोशिकाएं या प्रतिमुख कोशिका कहलाती है। और एक अतिरिक्त जो यहां पर कोशिका बचती है यह मुख्य रूप से जो है अंड कोशिका कहलाती है। ये क्या कहलाएगी, अंड कोशिका कहलाती है। इस तरह से। और एक अतिरिक्त यानी कि 3 कोशिका नीचे और 3 कोशिका ऊपर हो गई तो 6 कोशिकाएं हो जाती हैं, लेकिन पाई जाती हैं 7 कोशिका। और जो एक अतिरिक्त कोशिका पाई जाती हो इसके बॉडी में पाई जाती है। और इसमें 8 केंद्रक जो होते हैं, 8 केंद्रक में 6 केंद्रक दिखाई नहीं देते, केवल 2 ही केंद्रक दिखाई देते हैं जो इसके यहां पर इसके मध्य वाले कोशिका में दिखाई देते हैं। और यही दोनों केंद्रक जो है मुख्य रूप से द्वितीयक केंद्रक कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे, द्वितीयक केंद्रक कहलाते हैं। ये द्वितीयक केंद्रक होते हैं। इस तरह से बीजांड की संरचना मिल जाती है। तो बीजांड की संरचना प्यारे स्टूडेंट इस तरह से आप जो है आसानी से ड्रा कर लेंगे।
और सबका नामकरण कर देना है, नेमनेट कर देना है। और आसानी से आपको जो है 3 अंक का प्रश्न है तो 3 अंक आपको आराम से मिल जाएंगे। चलिए जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम यानी कि चित्र की तरफ। चलिए अगला डायग्राम आपका है पराग कोश का अनुप्रस्थ काट। तो पराग कोश के अनुप्रस्थ काट को देखेंगे तो अभी आपको मिला था पुष्प की संरचना। तो पुष्प की संरचना में पुष्प का जो नर जननांग पुंकेसर था, पुंकेसर में आपको जो है पराग कोश मिला। पराग कोश इस तरह से आपको मिला था। इसी पराग कोश का अनुप्रस्थ काट कैसे होता है, चलिए इसका चित्र देख लेते हैं। अनुप्रस्थ काट का, पराग कोश का अनुप्रस्थ काट का चित्र। तो देखेंगे पराग कोश का जो अनुप्रस्थ काट होता है कुछ इस तरह से इसका डायग्राम होता है। ऐसे ये जो है मुख्य रूप से 2 पालियों में, पहली पाली तो इसकी ये हो जाती है, थोड़ा सा इसको और इस तरह से बना देंगे। ऐसे पहली पाली इसकी ये हो जाती है यहां से यहां तक, और दूसरी पाली ये हो जाती है 2 पालियों में और 4 कक्ष में विभाजित होती है। इस तरह से 4 चैम्बर में डिवाइड होती है, 2 पाली और 4 कक्ष में विभाजित होती है। और बीच में यहां पर इसका जो है एक ऊतक होता है जिसे योज ऊतक कहा जाता है, योज ऊतक कहा जाता है। और इसकी जो ये जो 4 कक्ष होते हैं, ये चारों कक्ष मुख्य रूप से जो है लघु बीजाणुधानी कहलाते हैं, लघु बीजाणुधानी कहलाते हैं। ये जो है चारों कक्ष जो है लघु बीजाणुधानी कहलाते हैं। यही लघु बीजाणुधानी की कोशिका विभाजित होकर के छोटे छोटे कण के आकार की संरचना बनाती है, जिसे लघु बीजाणु कहा जाता है, लघु बीजाणु कहा जाता है। इसी लघु बीजाणु को पराग कण भी कहते हैं, पराग कण भी कहा जाता है। और जब मादा युग्मक के साथ इन पराग कणों का संयुग्मन होता है तो ये पराग कण जो होते हैं नर युग्मक कहलाते हैं। ये जो है क्या कहलाएंगे, नर युग्मक कहलाते हैं। और देखेंगे तो ये जो लघु बीजाणुधानी है सभी जो है इसमें जो है चारों लघु बीजाणुधानी की सभी की संरचना समान होती है। और इसकी सुरक्षा के लिए इसके चारों तरफ जो है देखेंगे तो मुख्य रूप से क्या होती है, कई परत पाई जाती है। जैसे पहली जो एकदम अंदर की तरफ परत होती है इसको जो है टेपिटम कहा जाता है, ये होती है टेपिटम। और टेपिटम के ठीक ऊपर जो होती है ये मुख्य रूप से देखेंगे तो इसकी मध्य परत होती है, ये कहलाती है मध्य परत, ये होती है मध्य परत होती है। और मध्य परत के ठीक ऊपर जो है संरचना इसकी मिलती है वह देखेंगे तो अंतस्थीसियम कहलाती है। ये जो होती है अंतस्थीसियम की परत होती है, अंतस्थीसियम, ये होती है अंतस्थीसियम की परत। ये इस तरह से इसको दिखा देंगे। और सबसे बाहर की तरफ जो परत होती है वह जो है मुख्य रूप से इसकी होती है वाह्य परत। एकदम बाहर की तरफ की जो परत होती है ये कहलाती है वाह्य परत। तो यही चारों मुख्य रूप से वाह्य परत, अंतस्थीसियम, मध्य परत और टेपिटम, ये जो है चारों परत जो है सभी लघु बीजाणुधानी के ऊपर यानी कि पूरे पराग कोश में चारों तरफ से लघु बीजाणुधानी को सुरक्षा प्रदान कराती हैं। तो ये मुख्य रूप से 4 इसकी परत होती हैं। और इस लघु बीजाणुधानी के अंदर देखेंगे तो मुख्य रूप से जो है छोटे छोटे कण यानी कि जिसे आप पराग कण कहते हैं, छोटे छोटे कण ये जो है इसमें पाए जाते हैं, होते हैं जो लघु बीजाणुधानी के द्वारा निर्मित होते हैं। तो सब जो है यहाँ पर जो लघु बीजाणुधानी की कोशिका है यानी कि लघु बीजाणुधानी है, जो चारों कक्षा यानी कि लघु बीजाणुधानी, इसकी संरचना जो है सब समान होती है। तो इस तरह से पराग कोश का अनुप्रस्थ काट आपको मिल जाता है। चलिए जल्दी से इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम की तरफ। चलिए अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फिगर है यानी कि डायग्राम है
वह है नर या पुरुष जनन तंत्र। इसको बोर्ड एग्जाम में मूत्रो जनन तंत्र के नाम से भी पूछा जाता है। इसमें बहुत कंफ्यूजिंग होती है, सबसे ज्यादा बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। कभी कभी आपसे नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन पूछेगा, कभी कभी पुरुष जनन तंत्र का सचित्र वर्णन पूछा जाता है, और सबसे ज्यादा जो है मूत्रो जनन तंत्र के नाम से पूछा जाता है। चलिए इसका सचित्र यानी कि इसका जो चित्र होगा, डायग्राम होगा, उसको ड्रा करते हैं। यहां पर देखेंगे तो मुख्य रूप से कुछ इस तरह से संरचना ड्रा करना पड़ता है। उसके बाद फिर इसको इस तरह से इधर दिखा देंगे। अब यहां पर जो है देखेंगे तो यहां से एक इस तरह की संरचना, कुछ इस तरह से इसको ड्रा करेंगे। ये ऐसी संरचना होती है जो आगे जिसमें वृषण या वृषण कोश होता है। इस तरह की संरचना को ड्रा करते हैं। अब इसी में मुख्य रूप से वृषण जो अंडे के आकार की संरचना होती है, और इसी वृषण से लगा होता है अधिवृषण, और इस अधिवृषण से एक नलिकाकार यानी कि एक नालवत संरचना, जिसे मुख्य रूप से शुक्रवाहिनी कहा जाता है। ये उदर गुहा से होते हुए सीधा शिश्न में आकर के खुलती है। ये कुछ इस तरह से उदर गुहा से होकर के शिश्न में आकर के मिली होती है या शिश्न में आकर के खुलती है। ठीक, तो ये हो जाता है मूत्रो जनन तंत्र का आधा डायग्राम। इसको पूरा करने के लिए यहां पर देखेंगे तो मुख्य रूप से यहां पर जो है मूत्राशय को, यहां पर मूत्राशय को दिखाएंगे, मूत्राशय का डायग्राम ड्रा करेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा इस तरह से ले लेते हैं। ये मूत्राशय की संरचना हो जाती है इस तरह से, और इसी मूत्राशय से इस शुक्रवाहिनी से जुड़ा होता है। यहां पर देखेंगे शुक्राशय। इस शुक्राशय यहां पर जो है मुख्य रूप से नर जनन तंत्र में कार्य करने वाली 3 ग्रंथियां, एक तो आपका ये शुक्राशय मिल जाता है, इसको शुक्राशय कहा जाता है, और दूसरी ग्रंथि होती है यहां पर देखेंगे तो इस जो है मूत्राशय के बगल में यहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, जिसे प्रोस्टेट इस तरह से बोलेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और तीसरी ग्रंथि होती है यहां पर काउपर की ग्रंथि, काउपर, या फिर इसी को बल्बो यूरेथ्रल की ग्रंथि कहा जाता है। बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल की ग्रंथि होती है। इस तरह से 3 ग्रंथियां होती हैं, और सबका नामकरण कर देंगे तो ये जो है शिश्न है, जिसे पेनिस भी कहते हैं। ए वृषण यानी कि टेस्टिस होता है, और ये जो है अधिवृषण है, अधिवृषण होता है। और देखेंगे तो ये मुख्य रूप से शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी है। चलिए ये शुक्रवाहिनी हो गई, और इसको जो है मूत्राशय कहा जाता है। मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो इस तरह से नर जनन तंत्र यानी कि पुरुष जनन तंत्र, जिसे आप मूत्रो जनन तंत्र भी कहते हैं। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला डायग्राम होता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला चित्र होता है। तो चलिए जल्दी से इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अगले फिगर की तरफ, अगले डायग्राम की तरफ। चलिए भाई, अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है मादा या स्त्री जनन तंत्र।
देखेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में नर जनन तंत्र नहीं पूछा गया तो मादा जनन तंत्र जरूर पूछा जाएगा। भाई मादा जनन तंत्र नहीं पूछा गया तो नर जनन तंत्र जरूर पूछा जाता है। तो चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो क्या होगा मादा जनन तंत्र, तो मादा जनन तंत्र में कुछ इस तरह से डायग्राम को ड्रा करते हैं। इस तरह का डायग्राम जो है ड्रा करेंगे, थोड़ा सा कुछ इस तरह से इसको ड्रा करेंगे। तो चलिए ठीक है, यहां पर थोड़ा सा इसको इस तरह की संरचना जो आगे चल करके फालोपियन ट्यूब यानी कि डिंब वाहिनी, इसको इस तरह से दिखाएंगे तो बन जाएगी इस तरह से, और इधर भी इस तरह से ड्रा करते हैं। यहां पर ये मुख्य रूप से फालोपियन नलिका यहां से यहां तक होती है। फालोपियन नलिका, चलिए ये यहां से यहां तक की पूरी संरचना फालोपियन नलिका होती है, जिसे गर्भाशयी नलिका भी कहा जाता है। गर्भाशय की फालोपियन नलिका कहा जाता है। तो इसमें देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे यहाँ पर छिद्र होते हैं, और इस संरचना को जो है फिम्बरी या झालर कहा जाता है। फिम्बरी या झालर कहते हैं इसको। इस तरह से दिखा देंगे, यह है झालर, झालर होता है, इसी को फिम्बरी भी कहा जाता है। फिम्बरी है भैया, फिम्बरी, इस तरह से ये फिम्बरी होती है। और यहाँ का भाग जो है कुछ संकीर्णित होता है, इसको संकीर्णन पथ बोलते हैं, संकीर्णन पथ बोला जाता है। यह संकीर्णन पथ होता है। और चलिए आगे देखेंगे, संकीर्णन पथ हो गया झालर, और इसका यहाँ का जो भाग होता है इसको तुम्बिका क्षेत्र बोलते हैं। तुम्बिका क्षेत्र कहा जाता है। तो ये मुख्य रूप से तुम्बिका, संकीर्णन पथ, तुम्बिका क्षेत्र और झालर, इस सामूहिक रूप में जो है फालोपियन नलिका यानी कि अंडवाहिनी नलिका अथवा इसी को डिंब वाहिनी नलिका भी कहा जाता है। तो ये संरचना मिल जाती है। अब यहां पर आगे चलेंगे तो मुख्य रूप से यहां पर एक गर्भाशयी दीवार होती है। एक गर्भाशयी दीवार होती है जो इस तरह से ऐसे गर्भाशय के आंतरिक भाग से ऐसे लगी होती है। इस तरह से एक गर्भाशयी दीवार होती है। और पूरी संरचना यहाँ, ये जो आंतरिक संरचना है ये पूरा क्या हो गया, चलिए ये पूरी संरचना जो है गर्भाशय कहलाती है, यानी कि यूट्रस कहलाती है। इस तरह से आगे क्या मिलता है, ये संरचना जो है वेजाइना होती है, यानी कि योनि जिसे कहा जाता है। और आगे देखेंगे तो यहां पर एक नलिका से लगा होता है अंडाशय, जो दाहिने और बाएं दोनों तरफ होते हैं। दाहिनी तथा बाएं दोनों तरफ से लगे होते हैं, यानी कि अंडाशयी भाग होता है, यानी कि ओवरी होती है। क्या कहलाती है, अंडाशय कहलाती है, यानी कि ओवरी कहलाती है। इस तरह से ठीक। और यह जो है नलिका मुख्य रूप से अंडवाहिनी नलिका कहलाएगी, यानी कि इस अंडाशय से यहां पर क्या होता है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ अंडाशय लगे होते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक महीने दाहिनी तरफ का अंडाशय और दूसरे महीना बाईं तरफ का अंडाशय कार्य करता है अंडोत्सर्ग की क्रिया में, जिसमें अंडाणु का फॉर्मेशन होता है, ओवम का निर्माण होता है। और इस ओवम को ले जाने वाली नलिका अंडवाहिनी नलिका कहलाती है। अंडवाहिनी नलिका कहलाती है। इसी अंडवाहिनी नलिका को डिंब वाहिनी भी कहा जाता है, डिंब वाहिनी नलिका भी कहा जाता है। इस तरह से ठीक। और ये जो है ये गर्भाशयी नलिका यानी कि फालोपियन नलिका कहलाती है। झालर, तुम्बिका क्षेत्र और संकीर्णन पथ तीनों सामूहिक रूप से
फैलोपियन ट्यूब कहलाते हैं, गर्भाशय नलिका कहलाती है। और इस अंडाशय से अंडाणु को ले जाने वाली नलिका अंडवाहिनी नलिका यानी कि डिंबवाहिनी नलिका कहलाती है। तो इस तरह से मानव मादा का जनन तंत्र यानी कि स्त्री जनन तंत्र इस तरह से हो जाता है। तो प्यारे स्टूडेंट, इसको आपको जो है बोर्ड एग्जाम में इसका डायग्राम ड्रा करके अभी आपसे पूछा जाए अगर कि मादा या स्त्री जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, तो सीधी सीधी बात है, आपको इस तरह से डायग्राम ड्रा कर लेना है। उसके बाद इसमें मेन हेडिंग बना करके मेन जो है जो इसमें जो है नामकरण किए हैं, नेमनेट किए हैं, इसको मुख्य रूप से हेडिंग बना करके थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आपको लिख देना है। लघु उत्तरी का प्रश्न होगा अथवा दीर्घ उत्तरी का प्रश्न, ये ज्यादातर जो है लघु उत्तरी में पूछे जाते हैं और आसानी से आपको जो है 3 अंक आराम से मिल जाएंगे, यानी कि 3 मार्क का है तो 3 मार्क आपको मिल जाएगा। चलिए जल्दी से इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे चलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिगर यानी कि डायग्राम की तरफ। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई, आपका जो नेक्स्ट डायग्राम है वो है शुक्राणु की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो शुक्राणु की संरचना की बात करेंगे तो शुक्राणु 4 भाग से मिलकर बना होता है। देखेंगे कुछ इस तरह से इसका अग्रभाग बनाएंगे, इस तरह की संरचना बनाते हैं। क्योंकि भाई शुक्राणु की संरचना यानी कि शुक्राणु का जो अग्रभाग होता है वो कुछ होता है शंक्वाकार, इस तरह से उसको ड्रा करेंगे। शुक्राणु का अग्रभाग शंक्वाकार होता है तो इसको इस तरह से ऐसे ड्रा करते हैं। अब इसमें चलिए ठीक है, अब इसके मध्य होता है इसका केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। तो इसके केंद्रक को कुछ इस तरह से ड्रा करेंगे, इसका केंद्रक होता है और एक इसका केंद्रक जो होता है वह अंडाकार होता है, कुछ इस तरह से अंडाकार होता है, इस तरह से ड्रा कर देंगे इसका केंद्रक। और इसके इस शुक्राणु के अग्रभाग में देखेंगे तो गाल्जी काय का बना जो है और मुख्य रूप से स्पर्म लाइसिन होता है जो एंजाइमों का समूह होता है। गाल्जी काय का एंजाइमों का समूह होता है जिसे जो है स्पर्म लाइसिन कहा जाता है। क्या होता है, इस तरह से देखेंगे तो एंजाइमों का समूह जिसे स्पर्म लाइसिन कहते हैं। चलिए इस तरह से इसमें पूरा भरा होता है और इसके केंद्रक में पाया जाता है कई लगभग जो है देखेंगे तो इसके केंद्रक में 23 की संख्या में क्रोमोसोम होते हैं यानी कि गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये गुणसूत्र भरे होते हैं। आगे चलेंगे तो क्या मिलता है यहाँ पर देखेंगे तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो है 3 सेंट्रियोल होते हैं, इस तरह से एक सेंट्रियोल इस तरह से दिखाई देता है और 2 सेंट्रियोल इस तरह से होते हैं। यहाँ पर एक जो है निकटतम यानी कि समीपस्थ सेंट्रियोल होता है और ये दोनों जो है दूरस्थ सेंट्रियोल होते हैं। और इसके बाद इसका जो है अग्र यानी कि इसका मध्य भाग और इसका जो ग्रीवा होता है, ग्रीवा शुरू होता है शुक्राणु का ग्रीवा और इसका मध्य भाग, और इसके मध्य भाग में शुक्राणु के मध्य भाग में मुख्य रूप से माइटोकांड्रिया का आवरण होता है और पूरे शुक्राणु में माइटोकांड्रिया केवल जो है शुक्राणु के मध्य भाग में ही पाई जाती है और ये कुछ विशेष संरचना से यानी कि इस तरह से जुड़ी होती है जिसे माइटोकांड्रियल आवरण कहा जाता है, माइटोकांड्रियल आवरण बनाती है। और आगे चल करके इस जो है शुक्राणु का पुच्छी भाग शुरू होता है और यहाँ पर इसका मध्य भाग खत्म होता है। जहां पर जो है मध्य भाग खत्म होता है वहां पर जो है मुख्य रूप से 2 सेंट्रियोल्स और उपस्थित होते हैं जिसे रिंग सेंट्रियोल कहा जाता है। ये रिंग सेंट्रियोल से ही क्या होता है यहाँ पर देखेंगे तो इस जो है पूरे शुक्राणु की संरचना यहाँ पर दूरस्थ सेंट्रियोल से होते हुए
रिंग सेंट्रियोल से होकर के आगे शुक्राणु का पुच्छी भाग बना लेती है, यानी कि शुक्राणु का पूछ बना लेती है। इस तरह से शुक्राणु का पुच्छी भाग बन जाता है और इसके रिंग सेंट्रियोल से एक अतिरिक्त संरचना निकलती है जो यहां पर मुख्य रूप से तंतुकी भाग होता है, यानी कि पुच्छ का तंतु होता है। इस तरह से नर मानव के शुक्राणु की संरचना बन जाती है। नर मानव के शुक्राणु की संरचना होती है। अब इसका नामकरण कर देंगे, तो इसका जब नामकरण करेंगे तो आपको मिला कि शुक्राणु जो होता है 4 भाग से बना होता है। तो यानी कि इस शुक्राणु का अग्रभाग यहां से यहां तक होता है, जिसे सिर कहा जाता है, यानी कि हेड कहा जाता है। और यह वाला पोर्शन जो होता है शुक्राणु का ग्रीवा कहलाता है, जिसे नेक कहते हैं। और यहां से लेकर के यहां तक का भाग शुक्राणु का मध्य भाग कहलाता है। ये होता है मध्य भाग। और देखेंगे ये पूरी संरचना यहां तक जो है शुक्राणु का पूंछ होती है, यानी कि टेल होती है। और इसके अतिरिक्त देखेंगे तो यहां पर जो है आपको ये पूरा जो है शुक्राणु के अग्रभाग में एंजाइमों का समूह होता है, जिसे स्पर्म लाइसिन कहा जाता है। इसको बोलते हैं स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन कहा जाता है। और ये शुक्राणु का जो सिर है यानी कि हेड है, इसमें इसका यह केंद्रक होता है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक होता है। और इसी केंद्रक में 23 की संख्या में क्रोमोसोम होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं। ये 23 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। और यह इसका यहां पर देखेंगे तो समीपस्थ सेंट्रियोल होता है, समीपस्थ सेंट्रियोल है, ये समीपस्थ सेंट्रियोल होता है। और ये दोनों जो होते हैं ये दूरस्थ सेंट्रियोल कहलाते हैं, दूरस्थ सेंट्रियोल होते हैं। यहां पर 3 सेंट्रियोल उपस्थित होता है, एक समीपस्थ सेंट्रियोल और 2 जो है दूरस्थ सेंट्रियोल होते हैं, इस तरह से। और ये जो है माइटोकांड्रियल आवरण होता है, माइटोकांड्रिया आवरण होता है, माइटोकांड्रियल आवरण होता है, या फिर माइटोकांड्रिया होता है। इसको माइटोकांड्रिया बना देंगे। चलिए थोड़ा सा, यह है माइटोकांड्रिया। क्या, चलिए ठीक है, माइटोकांड्रिया इस तरह से। और इसको बोलते हैं यहां पर जो है इसको रिंग सेंट्रियोल बोलते हैं, रिंग सेंट्रियोल। इसी रिंग सेंट्रियोल से तंतु के आकार की संरचना निकलती है, रिंग सेंट्रियोल होता है। तो इस तरह से नर मानव के शुक्राणु की संरचना मिल जाती है। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, इस तरह से नर मानव यानी कि शुक्राणु की संरचना का डायग्राम ड्रा करके सीधा आप इसको जो है नेमनेट कर देंगे, यानी कि नामकरण कर देंगे। और आपका जो बोर्ड एग्जाम में आपको आसानी से यह जो है लघु उत्तरी प्रश्नों में आपको 3 अंक दिलाएगा, यानी कि आपको जो है 3 मार्क यानी कि 3 अंक आराम से मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से फटाफट इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम की तरफ। चलिए नेक्स्ट डायग्राम आपका है डीएनए की द्विगुणित संरचना। इसी संरचना को आपके बोर्ड एग्जाम में वाटसन एवं क्रिक का डीएनए मॉडल करके पूछा जाता है, अथवा डीएनए का द्विकुंडलनी संरचना करके पूछा जाता है। तो चाहे डीएनए का द्विगुणित संरचना करके पूछा जाए, या डीएनए के द्विकुंडली संरचना करके पूछा जाए, या वाटसन एवं क्रिक का डीएनए मॉडल करके पूछा जाए, तो आसानी से आप इसके डायग्राम को ड्रा करके नेमनेट कर देंगे। तो चलिए इसकी संरचना को ड्रा करते हैं। कुछ इस तरह से देखेंगे तो इस तरह से इसकी संरचना को ड्रा कर पाएंगे आसानी से।
इसको आप क्लास जो है 9 से आप इसको ड्रा करते आए हैं, यानी कि कक्षा 9 से आप इसको ड्रा कर रहे हैं। तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है, आसानी से आप इसको ऐसे ड्रा कर पाएंगे इस तरह से। चलिए भैया, बिल्कुल इजी है, इस तरह से इसको ड्रा कर लेंगे। ये जो संरचना देख रहे हैं ये न्यूक्लियोटाइड की संरचना है। ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड होती है, इसकी न्यूक्लियोटाइड है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड, ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड है। अब क्या होता है, इसके प्रत्येक कुंडल में देखेंगे तो मुख्य रूप से इसके प्रत्येक कुंडल में 5-5 बेस पेयर होते हैं, जिसमें नाइट्रोजनी समाचार मुख्य रूप से एडेनिन के साथ थायमीन डबल बॉन्ड से और ग्वानिन के साथ साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से ऐसे जुड़ा रहता है। यहां पर एक कुंडल में 5-5 की संख्या में एडेनिन के साथ थायमीन या फिर थायमीन के साथ एडेनिन, फिर यहां पर दिखा सकते हैं थायमीन, यहां पर साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से ग्वानिन, इस तरह से जुड़ा रहता है। यह ग्वानिन, इस तरह से इसको दिखा देते हैं ऐसे इसकी संरचना में। इसका पेप्टाइड बॉन्ड होता है, इसका हाइड्रोजन बंध होता है इस तरह से। तो सब में यानी कि सभी कुंडल में इस तरह से होगा। चलिए यहां पर हम इसको दिखाते हैं। ग्वानिन के साथ साइटोसिन को ट्रिपल बॉन्ड से, एडेनिन से डबल बॉन्ड से थायमीन, थायमीन एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, और यहां पर साइटोसिन ग्वानिन, इस तरह से इसको दिखा देंगे। फिर इधर भी यहां पर सब इसको ऐसे दिखा देंगे भाई, पूरा इस तरह से इसको ऐसे ड्रा कर देंगे। चलिए इस तरह से यहां पर ग्वानिन ले लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन, साइटोसिन को ट्रिपल बॉन्ड से ग्वानिन, एडेनिन, थायमीन, थायमीन एडेनिन, इस तरह से इसको दिखा देते हैं। चलिए ऐसे इस तरह से इसमें मिल जाता है। एक न्यूक्लियोटाइड से देखेंगे तो एक न्यूक्लियोटाइड से तीसरे अथवा यहां पर देखेंगे तो तीसरे न्यूक्लियोटाइड तक के जो बीच की दूरी होती है यह मुख्य रूप से होती है, यानी कि एक कुंडल से दूसरे कुंडल के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉन होती है। और यहां पर कुंडल का जो अगर देखा जाए व्यास या फिर यहां पर इसकी चौड़ाई कहेंगे तो जो है मुख्य रूप से 20 एंगस्ट्रॉन होती है। और इस प्रकार और देखेंगे तो एक जो है नाइट्रोजनी समाचार से अगले नाइट्रोजनी समाचार के बीच की जो दूरी होती है, यानी कि ये जो है 3.4, अथवा यहां पर एक शर्करा से दूसरे शर्करा के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है इस तरह से। और यहां पर यह डीएनए यानी कि डीएनए की जो द्विकुंडलीय संरचना है यह मुख्य रूप से एक
सेंट्रल एक्सिस के थ्रू जो है क्या करती है, रोटेट करती है। एक जो है मुख्य अक्ष के सापेक्ष घूमती है और इसकी जो घूर्णन की दिशा होती है दक्षिणावर्त और दूसरी तरफ जो है वामावर्त होती है। यानी कि एक तरफ ये चढ़ते हुए दिखाई देती है और दूसरी तरफ जो है देखेंगे तो उतरती हुई संरचना के रूप में दिखाई देती है। इसका जो है एक, अगर इसको अगर ड्रा करें तो कुछ इस तरह से भी ड्रा किया जा सकता है। ठीक, इसका जो है दक्षिणावर्त और वामावर्त संरचना मिलती है। तो इस तरह से डीएनए की द्विकुंडलनी संरचना यानी कि द्विगुणित संरचना यानी कि वाटसन एवं क्रिक का डीएनए मॉडल इस तरह से मिल जाता है। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आराम से, आसानी से, प्रेम से जो है आपके बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा जा रहा है तो आराम से आप इसको ड्रा कर लेंगे और इसके बारे में आप लिख डालेंगे। और हम आपको बता रहे हैं 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। 100% जो है ये सब जितने डायग्राम हम आपको पूरे आज के इस वीडियो में जो आपको 10 डायग्राम बता रहे हैं, ये 10 डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए जल्दी से इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम की तरफ। चलिए आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आपका जो चित्र है हिस्टोन प्रोटीन की संरचना है। हिस्टोन प्रोटीन की संरचना, चलिए देखते हैं हिस्टोन प्रोटीन की संरचना क्या है, कैसे है। देखेंगे तो मुख्य रूप से जो है, चलिए हिस्टोन प्रोटीन की संरचना का डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। देखेंगे तो ये 5 प्रोटीन का समूह होता है, 5 प्रोटीन का समूह होता है। हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रोटीन का समूह होता है जिसमें मुख्य रूप से 4 ही प्रोटीन भाग लेते हैं। और ये प्रोटीन जो होते हैं H1 और देखेंगे H2A, H2B, इस तरह से, फिर H3 और एक H4, इस तरह से 5 प्रोटीन का समूह होता है जिसमें से H2A, H2B, H3 और H4 ही भाग लेते हैं। यही चारों प्रोटीन जो है मुख्य रूप से भाग लेते हैं और ये जो है द्विगुणित होते हैं, यानी कि 8 की संख्या में होते हैं और इस तरह की संरचना बनाते हैं। यहां पर क्या मिलेगा, देखेंगे तो इस तरह की संरचना को कुछ यहां पर इसको दर्शाएंगे तो हो जाता है H2A, H2B, H3 और H4, इस तरह की संरचना बनती है। और ये जो है द्विगुणित होते हैं, यानी कि 4 आगे और 4 पीछे, इस तरह से 8 होते हैं। तो इनको इस तरह से दिखाएंगे तो कुछ ऐसे दिखेंगे, इस तरह से इसकी संरचना ऐसे है। चलिए इसको थोड़ा सा इसको ऐसे दिखा देंगे। ये कुछ इस तरह से ऐसे मिल जाता है। चलिए कुछ इसको ऐसे कर देते हैं। इस तरह से चलिए इस तरह से इसकी संरचना ऐसे कुछ मिल जाती है।
ये ऐसे, ये 4 आगे की तरफ और इसी तरह से 4 पीछे की तरफ होते हैं। तो इस प्रकार 4 आगे की तरफ और 4 पीछे की तरफ, यानी कि इसकी संख्या कुल 8 होती है। और इसको जो है इस तरह से इसको ऑक्टामर कहा जाता है, ऑक्टामर कहा जाता है। ये होता है स्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर। और होता क्या है कि ये धनात्मक होता है, यानी कि धनावेशित होता है, धनात्मक होता है। ये जो है धनात्मक होता है। और क्या होता है कि एक न्यूक्लियोसोम के बनने के लिए अब क्या होता है कि एक ऑक्टामर से, यानी कि ये जो ऑक्टामर की एक संरचना है, इस एक ऑक्टामर की संरचना से मुख्य रूप से देखा जाए, चलिए ठीक है, एक ऑक्टामर की संरचना से, चलिए ठीक है, अब इस ऑक्टामर की संरचना को कुछ ऐसे यहां पर ले लेते हैं। इसी का एक ऑक्टामर है, इस ऑक्टामर की संरचना धनात्मक होती है। अब इससे क्या करते हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए रज्जुक, इससे कुछ इस तरह से जुड़ते हैं। इससे जब ये डीएनए रज्जुक जुड़ेगा तो मुख्य रूप से ऐसे और इधर से निकलता है। भाई डीएनए रज्जुक होता है ऋणावेशित और ऑक्टामर होता है धनावेशित। तो धनावेशित और ऋणावेशित एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आकर्षित होते हैं, और इस तरह से डीएनए इस ऑक्टामर से जुड़ता है और इस तरह की संरचना बना देता है। जिसे देखा जाए तो मुख्य रूप से यह जो है इसका देखेंगे तो यह इसका एक न्यूक्लियोसोम कहलाता है, न्यूक्लियोसोम कहलाता है, ये न्यूक्लियोसोम कहलाता है। और यही पूरी संरचना, यह वाली संरचना और यही संरचना, ये दोनों संरचना को आपको जो है ड्रा करना होता है अपने जो है बोर्ड एग्जाम में। जब पूछा जाता है स्टोन प्रोटीन की संरचना बनाइए, तो इस तरह से आपको यह संरचना यानी कि ऑक्टामर की संरचना और इस तरह से न्यूक्लियोसोम दोनों संरचना यानी कि दोनों डायग्राम को आपको ड्रा कर देना होता है। तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है। चलिए जल्दी से फटाफट इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम की तरफ। चलिए भैया, चलिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका डायग्राम है वह है प्रतिरक्षी अणु की संरचना। ये प्रतिरक्षी अणु यानी कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने वाला जो तंत्र होता है वही प्रतिरक्षी तंत्र होता है, उसका डायग्राम यहां पर हमको देखना है। तो जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने वाला तंत्र है उसकी संरचना कैपिटल वाई के आकार की होती है। किस आकार की? कैपिटल वाई। तो चलिए कुछ कैपिटल वाई के आकार की संरचना को बनाते हैं इस तरह से। तो कैपिटल वाई के आकार की होती है प्रतिरक्षी तंत्र, तो इसको इस तरह से ड्रा करते हैं। चलिए भाई इस तरह से ऐसे। और इसमें ये जो श्रृंखला है यानी कि जो प्रतिरक्षी तंत्र कैपिटल वाई के आकार की है, ये जो है 4 पेप्टाइड श्रृंखला से बनती है। कितनी? 4 पेप्टाइड श्रृंखला से बनती है। 4 पेप्टाइड श्रृंखला इसमें होती है। इसमें 2 श्रृंखला होती है, 2 श्रृंखला हैवी होती है यानी कि भारी होती है H से, और 2 श्रृंखला हल्की होती है यानी कि लाइट होती है जिससे L से। तो देखेंगे ये जो 2 श्रृंखला है ये हैवी श्रृंखला है यानी कि इसको H से प्रदर्शित करते हैं। ये हैवी श्रृंखला होती है, इस तरह से ऐसे इसको ड्रा करेंगे। और 2 श्रृंखला इसमें होती है लाइट श्रृंखला यानी कि हल्की होती है। चलिए इसको कुछ इस तरह से दिखाएंगे। इसकी लाइट श्रृंखला है यानी कि हल्की होती है इस तरह से। ये जो है इसकी लाइट श्रृंखला होती है। चलिए थोड़ा सा इसको ऐसे ड्रा कर देते हैं। इसकी लाइट श्रृंखला है।
चलिए थोड़ा सा इसका नेमनेट भी कर देते हैं। ये क्या मिला, हैवी श्रृंखला, हैवी श्रृंखला यानी कि चलिए यहां पर लिख देते हैं एच चेन लिख देते हैं। और ये दो श्रृंखला, ये भाई एक श्रृंखला ये हो गई, एक श्रृंखला हैवी हो गई, और ये दोनों श्रृंखला लाइट श्रृंखला होती है यानी कि एल चेन लिख देते हैं। इस तरह से ये दो श्रृंखला मिल गई। अब होता क्या है, ये जो श्रृंखला होती है ये जो है बीच से डिवाइड रहती है। इसको देखेंगे तो इस तरह से ऐसे डिवाइड रहती है, ठीक, और यहां भी ऐसे डिवाइड रहती है। तो आगे का जो हिस्सा होता है ये जो होता है वेरिएबल होता है। वेरिएबल यानी कि अस्थिर भाग होता है, ये इसका वेरिएबल रीजन कहलाता है, यानी कि यल वेरिएबल रीजन, वेरिएबल रीजन यानी कि लाइट श्रृंखला का अस्थिर भाग। और जो पीछे का होता है भाग ये जो है यल, देखा जाए तो कांस्टेंट भाग होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट रीजन होता है इस तरह से, यानी कि स्थिर भाग होता है। जो पीछे का भाग होता है कांस्टेंट होता है, स्थिर भाग होता है, और जो आगे का होता है वेरिएबल यानी कि अस्थिर भाग होता है। इसी तरह से हैवी चेन में भी होता है, भाई इधर भी होगा इधर भी होगा। तो हैवी चेन में भी इसी तरह से आगे का एच वेरिएबल, वेरिएबल रीजन होता है, और इसी तरह से पीछे का जो भाग होता है एच कांस्टेंट रीजन होता है, कांस्टेंट रीजन होता है इस तरह से। क्लियर हो गया। अब होता क्या है, इसका जो हैवी चेन है और जो लाइट चेन है, तो हैवी चेन और लाइट चेन के वेरिएबल भाग यानी कि आगे के भाग पर होता है यहां पर एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है यहां पर। एंटीजन आकर के यहीं से जुड़ते हैं। भाई कोई भी वाह्य कारक यानी कि जीवाणु विषाणु जब अटैक करेगा तो एंटीजन जो है क्या करता है, यानी कि वाह्य कारक प्रतिजन जिसे बोलते हैं, ये प्रतिजन आकर के इसी लाइट चेन के वेरिएबल रीजन से और हैवी, लाइट चेन के वेरिएबल रीजन से और हैवी चेन के वेरिएबल रीजन से एंटीजन आकर के जुड़ते हैं। तो इस स्थान को यहां पर भी दिखाएंगे, यहां भी उपस्थित होता है भाई इस तरह से। तो इस स्थान को बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट, साइट ये होता है। यहां से वाह्य प्रतिजन आकर के जुड़ते हैं। अब देखेंगे तो यहां पर ये तो इतनी चीज कंफर्म हो जाती है। आगे चलेंगे तो यहां पर आगे आपको मिल जाता है, मुख्य रूप से देखेंगे तो यहां पर क्या होता है, ये लाइट हैवी चेन और लाइट चेन, हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में क्या होता है, सल्फाइड बॉन्ड होता है और एक ही सल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है। हैवी चेन और इस लाइट चेन जो आपस में जुड़ते हैं इनके बीच में सल्फाइड बॉन्ड होता है और एक ही सल्फाइड बॉन्ड इस तरह से रहता है, ऐसे सल्फाइड बॉन्ड होता है। इधर भी सल्फाइड बॉन्ड लाइट चेन और हैवी चेन से एक ही होता है, जबकि दो हैवी चेन के बीच में जो है डाई सल्फाइड बॉन्ड होता है। यहां पर डाई सल्फाइड बॉन्ड होता है। एक हैवी चेन और एक लाइट चेन के बीच में एक ही सल्फाइड बॉन्ड होता है, जबकि दो हैवी चेन के बीच में डाई सल्फाइड बॉन्ड होता है। और इतना ही नहीं, और भी यहां पर क्या बनता है, वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन। वेरिएबल रीजन से भी एक जो है सल्फाइड बॉन्ड लगा होता है और कांस्टेंट रीजन से भी सल्फाइड बॉन्ड लगा होता है।
और ये जो है सल्फाइड बांड जो होते हैं ये मुख्य रूप से जो है क्या करते हैं, एक ब्रिज बनाते हैं जिसे सल्फाइड ब्रिज कहा जाता है। ये तो क्या होता है, लाइट चेन के लिए हो गया। और इधर जो है हैवी चेन से भी, हैवी चेन के वेरिएबल रीजन से इस तरह से एक सल्फाइड बांड, इसको इस तरह से दिखाएंगे। और इसी तरह से हैवी चेन के कांस्टेंट रीजन से भी एक सल्फाइड बांड इस तरह से लगता है। और यही हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में जो सल्फाइड बांड बना, इसी को देखेंगे तो लाइट चेन के वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन पे दो सल्फाइड बांड लगा, और इसी तरह से हैवी चेन के वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन पर भी दो सल्फाइड बांड है। तो क्या होता है, यहां पर हैवी चेन के वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन पर दो है, तो यानी कि H2, और लाइट चेन के वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन पर दो सल्फाइड बांड है, यानी कि L2। इसी को बोलते हैं H2L2 ब्रिज। H2L2 ब्रिज बनाता है। यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्यक्षी तंत्र अणु की संरचना ना कह करके H2L2 ब्रिज करके पूछा जाएगा, तब भी आपको प्रत्यक्षी तंत्र की संरचना का डायग्राम ड्रा करना पड़ेगा। तो इधर भी हो गया, इसी तरह से इधर भी दिखा देंगे। यहां भी ये सल्फाइड बांड वेरिएबल रीजन से हैवी चेन के और कांस्टेंट रीजन से हैवी चेन से, इसी तरह से लाइट चेन के वेरिएबल रीजन से सल्फाइड बांड और कांस्टेंट रीजन से सल्फाइड बांड इस तरह से जुड़ जाते हैं। और यहां भी देखेंगे तो हैवी चेन के बीच में यहां भी सल्फाइड बांड उपस्थित होगा। तो यहां सल्फाइड बांड को कुछ इस तरह से दिखाएंगे, यहां भी ऐसे, ये इस तरह से यहां भी सल्फाइड ब्रिज बनता है। तो ये सल्फाइड ब्रिज इस तरह से बन जाते हैं। तो ये पूरी संरचना मुख्य रूप से आपकी जो है प्रत्यक्षी अणु की संरचना होती है। तो बिल्कुल इजी है प्यारे स्टूडेंट, और बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है चित्र है, फिगर है। और बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष जो है पूछा जाने वाला डायग्राम होता है प्रत्यक्षी अणु की संरचना। तो जल्दी से फटाफट इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट यानी कि अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम की तरफ। चलिए भाई, अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है स्टैनले मिलर का प्रयोग। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक पदार्थों से हुई है। इस संदर्भ में स्टैनले मिलर ने एक अपना प्रयोग दिया था, उसी का डायग्राम यहां पर ड्रा करना है। और हमारे प्यारे स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। चलिए देखेंगे स्टैनले मिलर का प्रयोग। तो स्टैनले मिलर ने क्या किया था, कुछ इस तरह से डायग्राम ड्रा किया। चलिए इसको कुछ इस तरह से ड्रा करते हैं। चलिए भाई थोड़ा सा चलिए, स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोगशाला में एक गोलपेदी वाला फ्लास्क लिया, और इस फ्लास्क में गर्म वाटर यानी कि देखा जाए तो गर्म जल को रखा जाता है, ठीक। और इस गर्म जल के वेपर को यानी कि भाप को निकलने के लिए एक यहां पर वैकम रखा जाता है, वैकम लगाया जाता है इस तरह से, ताकि भाप को कम ज्यादा किया जा सके। चलिए इस तरह से, फिर उसके बाद यहां से स्टैनले मिलर ने इस तरह से कुछ इस तरह से संरचना को बनाया, और यहां पर एक देखा जाए तो कंडेंस लगा दिया गया, संघनन जिसे प्रशीतक भी कहा जाता है।
इस तरह से एक जो है प्रशीतक लगाया, जिससे एक तरफ जो है ठंडा जल प्रवाहित किया जाता है और दूसरी तरफ से गर्म जल निकाला जाता है। और यहां पर इन्होंने कुछ आर्क जनरेट करने के लिए इस तरह का उपकरण तैयार किया। यहां पर ताकि विद्युत आर्क हो सके। और इसमें इन्होंने दो इलेक्ट्रोड रखा, एक को धनावेश और दूसरे को ऋणावेश माना गया। चलिए इस तरह से ऐसे। और इसमें मुख्य रूप से इसको जो है देखा जाए तो, चलिए भाई इसको यहां से जोड़ देते हैं। कुछ ऐसे जोड़ दिया जाता है। अब इसमें मुख्य रूप से मेथेन गैस यानी कि CH4, अमोनिया यानी कि NH3, जल यानी कि H2O और हाइड्रोजन गैस भरा गया यहां पर। और उच्च विद्युत धारा प्रवाहित की गई, एक को धनावेश माना गया और दूसरे को ऋणावेश मान करके उच्च विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो यहां पर कुछ आर्क उत्पन्न होता है, आर्क उत्पन्न होता है, चमक उत्पन्न होती है। लेकिन विद्युत धारा प्रवाहित करने से पहले इसमें गोलपेदी वाले फ्लास्क में जब जो है गर्म जल रखा गया, ये जो है गर्म जल है अथवा इसको भाप कह सकते हैं। जब गर्म जल रखा गया तो इस गर्म जल के भाप जो होते हैं यानी कि वेपर, ये ऊपर उठते हैं और यही वेपर आगे चल करके इस जो है आर्क फ्लास्क में आते हैं। और इस आर्क फ्लास्क में उच्च वोल्ट का करंट इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच डाला गया। ये इलेक्ट्रोड है, क्या है? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोडों पर जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित किया गया तो इस आर्क वाले फ्लास्क में जो है आर्क उत्पन्न होता है और यहां पर पहले से मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैस और जल भरा गया है, जिसके फलस्वरूप यहां पर कुछ कार्बनिक पदार्थ बनते हैं। और ये कार्बनिक पदार्थ इतने ज्यादा गर्म होते हैं कि ये द्रव अवस्था में यानी कि वेपर के रूप में यानी कि जलवाष्प के रूप में आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस कार्बनिक पदार्थ को द्रवित अवस्था में गर्म कार्बनिक पदार्थ को ठंडा करने के लिए एक यहाँ पर प्रशीतक लगाया जाता है, जिधर से ठंडा जल प्रवाहित किया जाता है यानी कि इसके अंदर भेजा जाता है और गर्म जल जो है दूसरी तरफ से बाहर निकलता है। इस तरह से गर्म जल बाहर निकलता है और यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ जो है द्रव के रूप में यानी कि जो यहाँ पर वाष्प के रूप में था, अब संघनित होकर के द्रव के रूप में आगे चल करके आकर के यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। ठीक। और इस कार्बनिक पदार्थ में मुख्य रूप से स्टैनले मिलर ने कुछ शर्करा तथा जो है शर्करा को और मुख्य रूप से जो है देखेंगे तो अमीनो एसिड, शर्करा तथा एमिनो अम्ल, शर्करा तथा एमिनो अम्ल को पाया कि इस कार्बनिक पदार्थ में शर्करा और एमिनो अम्ल उपस्थित है। ठीक। यानी कि मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो एनिलीन और ग्लाइसिन, एनिलीन तथा ग्लाइसिन को पाया और बताया कि ग्लाइसिन है। एनिलीन और ग्लाइसिन को पाया और बताया कि यही एनिलीन और ग्लाइसिन जीव द्रव्य में पाए जाते हैं और जीव द्रव्य समस्त जीवधारी की कोशिका के अंदर केंद्रक में उपस्थित होता है अथवा समस्त जीवधारी में जीव द्रव्य पाया जाता है और जीव द्रव्य ही जीवन का सार है। इस प्रकार स्टैनले मिलर ने जो है अपने प्रयोगों द्वारा एनिलीन तथा ग्लाइसिन जैसे कार्बनिक पदार्थ की खोज की और बताया कि इसी के द्वारा जो है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो इस तरह से आपको जो है स्टैनले मिलर का प्रयोग मिल जाता है प्यारे स्टूडेंट।
और इसका डायग्राम इस तरह से मिल जाता है। तो चलिए जल्दी से फटाफट इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। यहां पर थोड़ा सा देखेंगे तो यह जो है वेपर के लिए है, यानी कि जल वाष्प के लिए है, जल वाष्प के लिए है। और यहाँ पर एक जो है वैक्यूम पंप लगाया गया था, जिसे निर्वात पंप भी कहा जाता है, निर्वात पंप होता है। ठीक इस तरह से स्टेनले मिलर का प्रयोग होता है, डायग्राम होता है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और प्यारे स्टूडेंट, हम आपको बता दें, आपका इस तरह से कुल 10 डायग्राम कंप्लीट हुआ, जो काफी इंपॉर्टेंट है, कई वर्षों से लगातार पूछा गया है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक को लेकर के मिलेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छा मार्क दिला सकेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट करेंगे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको जो है नया नया टॉपिक, नया नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही।